स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज हरियाणा से आ रही एक अच्छी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में सस्ती हो गई है बिजली, 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली को सस्ता कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है और इसकी घोषणा खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की है। तो बड़ी खबर हरियाणा के लिहाज से सुबह के वक्त आपको एक अच्छी खबर, जहां पर हरियाणा में बिजली सस्ती हो गई है। 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली को सस्ता कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है और इसकी घोषणा खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की है। तो हरियाणा के लिहाज से एक अच्छी खबर और कहीं ना कहीं बिजली उपभोक्ताओं को राहत, आम लोगों को राहत, जहां पर 37 पैसे प्रति यूनिट अब बिजली सस्ती हो गई है। और हरियाणा सरकार ने 9 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हरियाणा में आंगनबाड़ी और क्रेच 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। हरियाणा में सभी दुकानों को 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खोला जाएगा। हरियाणा में सभी मॉल रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी खोलने पर योजना तैयार वीसी करेंगे। सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी के वीसी को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उसके मुताबिक ही वो आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 9 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तीसरी लहर की आशंका सामने आ रही है और इस बीच हरियाणा सरकार किसी भी तरीके से लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। हरियाणा में आंगनबाड़ी और क्रेच जो है वो 15 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक खोली जाएंगी। इसके साथ ही सभी मॉल भी 10 बजे तक खुले रहेंगे। हरियाणा में यूनिवर्सिटी खोलने की योजना वीसी पर सौंप दी गई है। वीसी के दिशा निर्देशों के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। करनाल के उचानी गांव में हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से खोदे गए गड्ढे में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। दोनों मौसेरे भाई लगते थे। दोनों बच्चे मामा के घर पर छुट्टियां बिताने के लिए आए हुए थे। एक भाई जस्सी तो दूसरा कृष्णकांत था, जिसमें दोनों आपस में ये मौसेरे भाई लगते थे। एक की उम्र 9 साल बताई जा रही है तो दूसरे की 11 साल थी। दरअसल करनाल के उचानी गांव में हॉर्टिकल्चर विभाग का दफ्तर है, वहीं पर विभाग की तरफ से एक गड्ढा खोदा गया था जिसके पास गांव में बच्चे खेल रहे थे। इस हादसे से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल पसरा है। वगैरह नहीं कूदने चाहिए आसपास। आज तो हमारे बच्चों के साथ हुआ, कल किसी भी बच्चे के साथ आज हो सकता है। इसको बंद करवाना चाहिए। ये तो सरासर गलत है। गड्ढे खोद इसको हमारे बच्चों की मौत का सीधा सीधा क्रेडिट हॉर्टिकल्चर को जाता है किसी और को नहीं, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी ने मेरे बच्चों को नहीं रोका सर। अगर आज वो रोकते तो मेरे बच्चे मेरे पास होते। हमारे बच्चे हमारे पास किसी ने जी हमारे बच्चों को सब बच्चे आते, लेडीजों की पाबंदी लगाते हैं, बच्चों पर भी लगानी चाहिए सर जी पाबंदी। कुछ भी नहीं है सर, उसके सारे जी रहे जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सर के खिलाफ। तो कब पता चला आपको? सर मेरे को तो मैं दवाई दवाने के लिए गया था अपनी वाइफ को। मेरे पास मेरे साले का फोन है, ऐसे करके 2 बच्चे डूब गए। तेरे वाला भी था इसमें तो आनंद पाने में सर 80 की स्पीड में आया, 60-70 की स्पीड में। क्या नाम है दोनों बच्चों के? एक सर मेरे वाले का जस्सी शर्मा और जो मेरे साड़ी का मेरे सड्डू का लड़का उसका नाम फतेहाबाद में भारी बरसात के बाद खेतों में जल भराव हो गया। खेतों में 4 फीट तक जल भराव हुआ है। पानी निकालने के लिए आमने सामने 2 गांव हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता के बाद पूरा मामला शांत हुआ है। तो फतेहाबाद की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भारी बरसात के बाद खेतों में जल भराव की स्थिति हो गई है। खेतों में 4 फीट तक जल भराव हो चुका है, जिसके बाद पानी निकालने को लेकर आपस में 2 गांव भिड़ गए, आमने सामने हो गए। प्रशासनिक अधिकारियों के दखल के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ, पूरा विवाद शांत हुआ है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से खेतों में जल भराव हो गया और इसी जल भराव के दौरान 2 गांव आमने सामने हो गए, विवाद हो गया था। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के मध्यस्थता के बाद पूरे मामले को शांत करवा दिया गया। एकदम से ज्यादा आगे माइनर पड़ता दोनों गांव के बीच में, और ये दोनों गांव के बीच में जो माइनर पड़ता है उसने पानी रोक रखा था पीछे वाला। आगे ये लोग जो इधर वाले एक गांव वाले हैं दूसरे गांव के पानी छोड़ना चाहते हैं। कौन से गांव ने रोक रखा था पानी? ये गांव नहीं, ये आगे पड़ता है जी बबू वाली गांव कर जाता है माइनर।
और माइनर इधर जाता है जी, उस पानी तो उसने रोक रखा है जी। आगे पानी नहीं था, पीछे पानी ज़्यादा है जी। वो पीछे वाले पानी आगे निकालना चाहते हैं एकदम से। ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना दोनों डिस्ट्रिक्ट पर फतेहाबाद और सिरसा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लाइन है, और ये फतेहाबाद का पानी जो है उधर से आ रहा है, कई गांवों का पानी बारिश जैसे ज़्यादा हुई है तो उसका पानी आ रहा है। तो ये अब जो है डिंग रोड गांव ये है, करनौली गांव ये है फतेहाबाद का। तो इन दोनों का दोनों गांवों का ऐसा था कि भाई करनौली में पानी ढलान इधर है तो पानी सारा इधर ही आता है। तो ये बीच में एक इरिगेशन का नाला है, वो इन्होंने करनौली में तोड़ के पानी निकालना चाहा, जिसका दोनों गाँव वालों से आपसी सहमति बना के और एक पाइप दबा दिया गया है, जिससे कि पानी इधर का निकलेगा भी और इनके इफेक्ट। खबर करनाल से है। करनाल के गांव सिंगाड़ा में पानी की निकासी को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल बारिश के कारण खेतों में पानी जमा है और पानी होने की निकासी यहां पर नहीं हो पा रही है। जिस खेत से पानी गुजरता हुआ ड्रेन तक जाना है, उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया हुआ था और पानी को आगे बढ़ने से नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने स्टे को हटा दिया और कोई विवाद ना हो, पानी आगे बढ़कर खेत से होता हुआ ड्रेन तक चला जाए, इसलिए प्रशासन ने पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि एक ही जगह पानी जमा होने से उनकी फसल खराब हो रही थी। कोर्ट ने स्टे हटने के बाद प्रशासन ने जेसीबी के जरिए रास्ता बनाकर पानी निकालने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है। 4 साल से ये लगातार पानी आता है, हर 6 महीने बाद जब भी बारिश का टाइम आता है, लेकिन इस बार 15 तारीख से लगातार ये पानी ऐसे ही आ रहा है और निकासी हमारी सिर्फ इधर ही है, दूसरी साइड 4 किले दूर यहाँ पे ड्रेन है, उसमें निकासी है, तो दूसरी पार्टी वहाँ पे पानी निकलने नहीं देती। के आदेश के द्वारा हमने पूरा टेक्निकल एक जॉइंट इंस्पेक्शन की। जॉइंट इंस्पेक्शन में पूरी इंजीनियरिंग विंग इन्वॉल्व थी, इरिगेशन विभाग की और पंचायती राज विभाग की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि इस पुलिया का बनना 2 फीट डायमीटर कल्वर्ट पाइप का होना जरूरी है, ताकि पानी की निकासी ये 10-15 एकड़ जो पीछे है, वहाँ इंक्लूडिंग जो डेरा है जहाँ पानी से पशु और लोगों को घरों में चला जाता है, पशुओं की डेथ भी हुई है और लोगों को परेशानी होती है, यहाँ की निकासी सीधे बालू ड्रेन है आगे। अब खबर हिमाचल से है। हिमाचल में बारिश का कहर लगातार सामने आ रहा है। इस बीच चांजू में एक मकान धराशायी हो गया है। बड़े बड़े पत्थर इस मकान पर टूट के गिर गए। कोई जानी नुकसान की खबर यहां से नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हिमाचल में अलग अलग जगहों से कैसे बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें सामने है चंबा के चांजू में एक मकान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते धराशायी हो गया। देखते ही देखते मकान पूरा जमींदोज यहाँ पर हो गया है। अचानक से यहाँ पर चट्टानें खिसकने लगी, पत्थरों की बरसात होने लगी। चंबा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस तरीके से कुदरत अपना कहर बरपाती जा रही है। इस बीच चांजू से ये तस्वीरें सामने आई है, जहाँ पर लोगों की आंखों के सामने ही एक आशियाना पूरा तरीके से यहाँ पर नेस्त नाबूद हो गया और चट्टानों को चीरते हुए बड़े बड़े पत्थरों की यहाँ पर बरसात होने लगी। बचा हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद जगह जगह पर भूस्खलन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कांगड़ा चंबा हाईवे पर भी भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। दूर खड़े ग्रामीण भी इस नजारे को देखकर लगातार खौफजदा होते जा रहे हैं। वहीं कुल्लू में भी भूस्खलन से 1 दर्जन से ज्यादा बस रूट प्रभावित हुए हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 के पास भारी चट्टानें गिरने से रोड कई घंटों तक यहां पर बंद रही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। फिलहाल सड़क बहाली के लिए लोक निर्माण की टीम लगातार जुटी हुई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक धर्मशाला की तस्वीर है और दूसरी कुल्लू की तस्वीर है। आप देख सकते हैं धर्मशाला की तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर खूबसूरत वादियों के बीच से पहाड़ का एक रौद्र रूप भी सामने है। चट्टान का एक अलग ही नजारा सामने है, जिसे लेकर वहां पर भगदड़ मच गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखते ही देखते पत्थरों की बरसात होने लगी। अचानक से खूबसूरत वादियों के बीच से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी और लोग खौफजदा होकर भागने लगे। तो वहीं दूसरी
तस्वीर कुल्लू से है, जहां पर भी लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आई है। कई बस रूट यहां पर भी प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश का दौर भी जारी है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से 5 अगस्त तक मौसम खराब रहने के अनुमान जारी किया गया। लोगों से लगातार मौसम विभाग ये अपील कर रहा है, हिमाचल प्रशासन ये अपील कर रहा है कि अभी हिमाचल से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से पत्थरों की बरसात की तस्वीरें सामने आ रही है, वो कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, और हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि अभी सावधानी के साथ रहें। और अब खबर पानीपत से है। पानीपत में जल्दबाजी में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते वक्त लोग जो है वो ट्रेन की चपेट में यहां पर आ रहे हैं। पानीपत प्रशासन की लापरवाही भी यहां पर सामने आई है। पानीपत गोहाना रोड रेलवे अंडरब्रिज पर जल भराव हो गया, लेकिन पानीपत प्रशासन को इसकी जानकारी है, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। इसे लेकर अभी तक कोई कदम यहां पर नहीं उठाया गया। आलम यह है कि कई लोग यहां पर हादसे के शिकार हो रहे हैं। रेलवे जो ट्रैक है उसको क्रॉस करते वक्त कई लोग यहां पर हादसे के शिकार हो जाते हैं, और कई इसकी जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से यहां पर कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। कितने साल हो गए इसके? 2-3 साल हो गए। तो यही जैसे देख रहा हूँ मैं तो। अच्छा जी। नहीं, ऊपर से रेल रोड आती है, डर नहीं लगता है? डर तो लगता है जी। पानी भरा आता है, पड़ जाता है, वहाँ जाता है, दूर पड़ जाता है। अच्छा, इस चक्कर से हम लोग यहीं ऊपर से आ जाते हैं। का स्थायी समाधान के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ही वो है। रेलवे डिपार्टमेंट के, क्योंकि जो एक बाउंड्री है रेलवे की, वो तो रेलवे को नहीं देखना है, जो हमारे इधर है हम उसको काम हम देख सकते हैं। आप अभी मैं उनसे वहाँ के सेक्शन इंजीनियर हैं जो मिस्टर आर डी कल्याण, उनसे मैं इस विषय में अभी बात करके उसका स्थायी समाधान की बात करेंगे, भाई क्या स्थायी समाधान हो सकता है। के लिए तो मैंने अप्रोच किया था डिपार्टमेंट को, पहले नगर निगम से बात की, उसके बाद मैंने रेलवे से बात की। ये अंडरपास रेलवे के अंतर्गत आता है और बहुत पुराना मेकर, जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं मैंने, और ये प्रॉब्लम भी तब से है। 50 साल कांग्रेस का या राज रहा, किसी ने ख्याल ही नहीं किया इस बात का। लेकिन चिंता की बात है, क्योंकि लोगों के आने जाने के साधन है, हर आदमी फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं आ सकता। तो आज आपसे साझा करता हूँ, इसका एस्टिमेट बनने के लिए दिया था हमने, और कल ही हमारे पास एस्टिमेट आ गया है। रेलवे ने एस्टिमेट दे दिए हैं। अभी निगम को मैंने बोला 2% पहले पैसा जमा करवाना होता है। अभी कमिश्नर से सुबह ही बात किया मैंने, इसकी 2% की पेमेंट हम। खबर सिरसा से है। सिरसा के गांव दादू में विजय सांपला का विरोध किया गया। किसानों ने विजय सांपला का यहां पर विरोध किया। एसजीपीसी प्रधान दादूवाल से मिलने के लिए विजय सांपला यहां जा रहे थे। सिरसा में पुलिस ने सांपला का काफिला यहां पर रोक दिया। किसानों के विरोध के चलते पुलिस की तरफ से यहां पर विजय सांपला का जो काफिला है उसे रोका गया है। तलवंडी साबो में भी किसानों ने विरोध किया सांपला का। नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन हैं विजय सांपला, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों की तरफ से यहां पर विजय सांपला का विरोध किया गया। आपको बता दें कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब तक कई जगहों से सामने आ चुकी है। किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक विरोध की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। सीबीएसई 12वीं में टॉप करने वाले पंचकुला के हितेश्वर शर्मा को बधाइयां देने का सिलसिला लगातार जारी है। कल सीएम मनोहर लाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी हितेश्वर शर्मा को उनके घर पहुंचकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हितेश्वर शर्मा ने आर्ट्स संकाय में 99.8% अंक हासिल कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। हितेश्वर पंचकुला के सेक्टर 15 भवन विद्यालय के छात्र हैं। बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। सीएम सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मुझे उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे सबसे पहले तो बताया कि उन्होंने मेरी पीएम सर के साथ जो इंटरेक्शन हुई थी वो देखी थी, तो वो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सीएम सर ने भी वो इंटरेक्शन देखी थी। उसके अलावा सर ने मुझे ये कहा कि पूरे प्रदेश को मुझ पर गर्व है और मेरी फैमिली
को तो है ही, पर हरियाणा सरकार को भी गर्व है मेरी इस अचीवमेंट पे। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरा काफ़ी हौसला बढ़ा है और मैं आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित। अब पंजाब के दर्शकों के लिए एक बेहद अहम खबर है। पंजाब में 2 अगस्त यानी कि कल से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। गृह विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है, मंजूरी दे दी है। सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। पहले 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब पंजाब में सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। यानी कि कल से आपके बच्चों को स्कूल जाना होगा तो अपने बच्चों का बैग पैक कर दीजिए, क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल जाने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। कल से स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कल से एक बार फिर से स्कूलों में चहल पहल देखी जाएगी। तो 2 अगस्त से स्कूल खोलेंगे, यानी कि कल से स्कूल खोल दिए जाएंगे। गृह विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। पहले 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की इजाजत थी, लेकिन अब सभी स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो पंजाब के दर्शकों के लिए एक बेहद ही अहम खबर, क्योंकि लंबे वक्त से स्कूल बंद चल रहे थे, घर पर ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि कल से स्कूल खोल दिए जाएंगे। 2 अगस्त तो ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੈਮ ਹੁਣ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10th +1 ਔਰ +2 ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6th ਔਨਵਰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10th +1 ਤੇ +2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।